बच्चों हमारी अगली फसल है गन्ना। अभी जस्ट हमने मोटे अनाज और मक्के को देखा, ठीक है। चलिए अपने अगली फसल की ओर चलते हैं। हमारा अगला फसल है बच्चे गन्ना, शुगर केन, ईख, आप जो भी इसे कहें, ठीक है। बच्चे याद रखिएगा गन्ना जो है उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। पहले हमें इस बात को याद रखना है बच्चे कि गन्ना कैसा फसल है, उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय फसल, उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। बच्चे हो सकता है आपको उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय समझ में नहीं आया होगा, बच्चे आप इसे गर्म के सेंस में समझते हैं। याद रखिएगा उष्ण उपोष्ण का मतलब होता है गर्म के सेंस में। तो गन्ना कैसी फसल है, उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय फसल, यानी गर्म क्षेत्र का फसल है, गर्म क्षेत्र का फसल। तो बच्चे अगर ये गर्म क्षेत्र का फसल है तो जाहिर है कि यहाँ तापमान भी ज्यादा होगा। तो याद रखिएगा कि गन्ने को 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, और वर्षा चाहिए बच्चे 75 सेंटीमीटर से लौकर 100 सेंटीमीटर। तो इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे कि गन्ना जो है गर्म क्षेत्र उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। गन्ने को तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तक चाहिए, वर्षा जो है 75 से 100 सेंटीमीटर चाहिए, और इसे उष्ण एवं आर्द्र जलवायु चाहिए। कैसी जलवायु चाहिए बच्चे, उष्ण एवं आर्द्र। मैंने अभी बताया ना, उष्ण का मतलब गर्म होता है बच्चे, और आर्द्र का मतलब क्या होता है, नमी। तो हमने देखा कि इसे उष्ण एवं आर्द्र जलवायु चाहिए, यानी गर्म और कैसा जलवायु चाहिए, भींगा जलवायु चाहिए, नमी वाला जलवायु चाहिए। पूरी बात समझ में आ गई। अच्छा, अगर मान लीजिए बच्चे कहीं पर कम वर्षा हो रही है, इसका मतलब क्या है, आपको वहां सिंचाई करनी होगी। तो इस बात को याद रखिएगा बच्चे कि कम वर्षा में सिंचाई की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि इसे पानी चाहिए। तो अगर बारिश कम हो गई तो जाहिर है कि आपको सिंचाई करनी होगी। तो इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे कि कम वर्षा में हमें किसकी जरूरत हो जाएगी, सिंचाई की जरूरत हो जाएगी। और याद रखिएगा ये जो है तरह तरह की मिट्टी में उगाया जाता है, इसलिए इस बात को याद रखिएगा कि गन्ना जो है वो अनेकों मिट्टियों में होता है, अनेकों मिट्टियों में उगाया जाता है। इसका मतलब है कि लगभग सभी प्रकार की मिट्टी में गन्ना आराम से उपज जाता है, इसलिए कहा गया है कि गन्ना जो है अनेकों मिट्टियों में उपजाया जाता है। और बच्चे याद रखिएगा कि गन्ने में मेहनत बहुत लगता है, इसलिए कहा जाता है कि गन्ने की फसल को शारीरिक श्रम चाहिए। याद रखिएगा बच्चे कि गन्ने की फसल को क्या चाहिए, शारीरिक श्रम। इसका मतलब है कि आपको अपने शरीर की मेहनत करनी होगी, शारीरिक श्रम चाहिए। और ब्राजील के बाद भारत जो है दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। याद रखिएगा कि ब्राजील क्या है बच्चे, दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, और पहला उत्पादक कौन है, ब्राजील है। तो हम ये भी देख रहे हैं कि भारत जो है गन्ने का क्या है, दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, किसके बाद, ब्राजील के बाद। और बच्चे याद रखिएगा कि गन्ने से तरह तरह की चीज बनती है, जैसे चीनी, गुड़, खांडसारी, शीरा। तो इस बात को हमें याद रखना है कि गन्ने से तरह तरह की चीज बनाई जाती है बच्चे, चीनी बनता है, गुड़ बनता है, खांडसारी बनता है, शीरा बनता है। यहां तक समझ में आया। अच्छा, अब अगर इसके उत्पादक राज्यों की बात की जाए तो बच्चे याद रखिएगा कि उत्पादक राज्य में उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब एवं हरियाणा है। पूरे बच्चे याद रखिएगा इनके उत्पादक राज्य में उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब और हरियाणा है। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? ठीक है, चलिए यहां हमने गन्ने को अच्छे से सीखा। अब जरा हम अगले महत्वपूर्ण फसल की ओर चलते हैं। तो बच्चे जो हमारा अगला फसल है वो है तिलहन। क्या बच्चे? तिलहन फसल। तो जरा समझते हैं कि तिलहन फसल क्या है। पहले मैं इसे मिटा दूं, आप बच्चे वीडियो पॉज करके अच्छे से सारे पॉइंट्स को लिख भी सकते हैं और पूरी बात को सुनते रहेंगे, अच्छे से सारी बातें आपको याद होती चली जाएंगी। क्लियर है? चलिए ना बच्चे, अब जो हमारा अगला जो फसल है उसका नाम मैंने आपको क्या बताया, तिलहन की फसल। तिलहन।
बच्चे याद रखिएगा, तिलहन की फसल का मतलब होता है जिससे हम तेल निकाल सके। क्या बच्चे? तेल निकाल सके। इसका मतलब है तिलहन में जो भी फसलें आएंगी उससे क्या निकाला जाता है? तेल निकाला जाता है। और याद रखिएगा कि 2008 में भारत जो था बच्चे, वो चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक था। तो हमने ये देखा कि चीन के बाद भारत दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक था। कब बच्चे? 2008 के आंकड़ों के अनुसार हमने ये देखा कि चीन के बाद जो भारत है वो दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। किसका? तिलहन का। क्लियर है? अच्छा, एक चीज याद रखिएगा कि बच्चे तिलहन में तरह तरह की फसल आती है। तो एक होता है तोरिया। तो तोरिया के उत्पादन में जो भारत है वो किस पोजीशन पे? तीसरे पोजीशन पे। तो हमें इस बात को भी याद रखना है कि एक फसल क्या है बच्चे? तोरिया। और तोरिया में जो भारत है वो कितने नंबर पर है? तीसरे नंबर पर, थर्ड पोजीशन पे। तो हमने देखा कि तिलहन के उत्पादन में भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, लेकिन तोरिया में देखा जाए तो तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है बच्चे। याद रखिएगा, पहला सबसे बड़ा उत्पादक कनाडा है, दूसरा चीन है और तीसरा क्या है? भारत है। याद रखेंगे, पहला कनाडा, दूसरा चीन और तीसरा भारत है। अच्छा, याद रखिएगा बच्चे कि भारत के कुल कृषि क्षेत्र के 12% भाग पर तिलहन उगाई जाती है। याद रखिएगा कि 12% भाग पर, आप कह सकते हैं कि भाग पर, कुल भूमि के भाग पर क्या उपजाया जाता है बच्चे? तिलहन उपजाया जाता है। तो इस बात को याद रखिएगा कि भारत के जितने भी कृषि क्षेत्रफल है उसके 12% भाग पर हम क्या उपजाते हैं? तिलहन उपजाते हैं। और अधिकतर याद रखिएगा बच्चे कि तिलहन फसल का जो उपयोग है, क्लियर है? तो याद रखिएगा कि तिलहन फसल का जो उपयोग है हम खाद्य में भी करते हैं, खाने में भी करते हैं। क्लियर है? अच्छा, मैंने आपको बताया था ना बच्चे, इससे तेल भी बनाई जाती है। तो याद रखिएगा, हम खाद्य में भी करते हैं और खाना बनाने में भी हम इसका क्या करते हैं बच्चे? उपयोग करते हैं। तो खाना बनाने में भी हमने इसका उपयोग किया। अच्छा, साथ ही में बच्चे याद रखिएगा, इससे साबुन भी बनता है। साबुन के साथ इससे तरह तरह के प्रसाधन का मतलब है बच्चे कॉस्मेटिक। तो साबुन भी बनेगा और इसी से क्या बनेगा? प्रसाधन भी बनता है। और बच्चे इससे उबटन भी बनता है। क्या बनता है? उबटन भी बनता है। तो हम देख सकते हैं कि तिलहन फसल के अलग अलग उपयोग हैं। इसे खाद्य फसल में भी हम लाते हैं, खाना बनाने में भी उपयोग होता है, इससे साबुन भी बनते हैं, इससे तरह तरह के प्रसाधन बनते हैं और इससे क्या बनते हैं बच्चे? उपटन भी बनते हैं। अब हमें यह जानना है कि तिलहन में कौन कौन सी फसल आएंगे। क्लियर है? तो याद रखिएगा बच्चे कि तिलहन में जो फसलों की अगर हम बात करें तो आप अपने दिमाग में लाना ऐसी फसलें जिससे तेल बनेगा। तो बच्चे क्या मूंगफली से तेल नहीं होता? होता तो, यानी हमने देखा कि मूंगफली से भी क्या बनता है? तेल बनता है। अच्छा, फिर बच्चे सरसों, नारियल। याद रखिए, नारियल का भी तेल होता है, इसलिए नारियल को भी किस में रखा गया है? तिलहन फसल में रखा गया है। यहां तक समझ में आया बच्चे? अच्छा, तो आपने सरसों देखा, फिर आपने बेटा मूंगफली देखा, फिर क्या देखना आपने? नारियल देखा। ठीक, फिर बच्चे और सोचिए क्या क्या है। फिर याद रखिएगा, तिल है, सोयाबीन है, अरंडी है। ठीक है, ये देखिए बच्चे, तिल का भी तेल निकाला जाता है, तो तिल भी बच्चे महत्वपूर्ण है। अच्छा, तिल, फिर सोयाबीन, फिर अरंडी। याद रखिएगा बच्चे, इन सब से हम क्या निकालते हैं? तेल निकालते हैं। फिर बिनौला, अलसी, सूरजमुखी। याद रखेंगे, बिनौला, अलसी, सूरजमुखी। याद रखिएगा बच्चे, ये सभी के सभी ऐसे पदार्थ हैं जिनसे क्या निकाला जाता है? तेल निकाला जाता है। इसलिए हम इन्हें किसकी कैटेगरी में रखते हैं? तिलहन की। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा कि मूंगफली क्या है? खरीफ फसल है और आधे भाग में, कुल उत्पादन के आधे भाग में हम क्या उपजाते हैं? मूंगफली उपजाते हैं। इस बात को सभी बच्चे याद रखिएगा कि मूंगफली जो है पूरे में आधे भाग में क्या उपजता है? मूंगफली। और मूंगफली कैसी फसल है? खरीफ फसल है।
क्लियर है। अच्छा, एक चीज आपको याद रखना है कि इसके जो उत्पादक की अगर आप बात करेंगे बच्चे, तो इसके उत्पादक में गुजरात है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है। फिर से बच्चे मैं नाम ले रहा हूं, ध्यान से सुनिए, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र। क्लियर है। अच्छा, तिल के बारे में एक बात याद रखिएगा बच्चे, ये जो तिल है, तिल को कहा गया है कि तिल जो है उत्तर भारत में तो खरीफ है, पर दक्षिण भारत में क्या है, रबी है। इसका मतलब है कि तिल को उत्तर भारत में खरीफ के वक्त लगाई जाती है, लेकिन अगर दक्षिण भारत में देखा जाएगा तो तिल को कब लगाई जाती है, रबी के वक्त। यानी तिल जो है उत्तर भारत में खरीफ की फसल है और दक्षिण भारत में रबी की फसल है। और अरंडी जो है वो दोनों ऋतुओं में होती है, यानी ये जो अरंडी मैंने आपको लिखा है बच्चे, ये दोनों ऋतुओं में होती है, ये खरीफ में भी होती है और ये रबी में भी होती है। आपको पूरी बात समझ में आ रही है बच्चे? ठीक है, चलिए यहां तक तो हमने सीख लिया। अब जरा अगले पौधे की ओर चले, यानी अगले फसल की ओर। तो बच्चे हम अगले फसल की ओर जाते हैं। पहले मैं इसको मिटा दूं। आप बच्चे सारे पॉइंट्स को अच्छे से लिख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके बेटा आप सब लिख सकते हैं और बात को सुनते रहें, सारी चीजें याद हो जाएंगी। चलिए हम अगले फसल की ओर चलते हैं और बच्चे अगले फसल लिखते ही आप समझ जाएंगे कि वाकई ये भी इंपॉर्टेंट फसल है। तो बच्चे जो हमारा अगला फसल है वो है चाय। क्या है? चाय। कहते हैं ना बच्चे, हमारे दिन की शुरुआत किससे होती है? चाय से होती है। जब हम सुबह उठते हैं तो प्रतिदिन हम चाय पीते हैं। तो सिर्फ हम ही नहीं बच्चे, सभी लोग पीते हैं। इसका मतलब है कि चाय वाकई एक महत्वपूर्ण फसल है। ठीक है, चलिए हम अगले पॉइंट पर चलते हैं और हमारा अगला जो फसल है बच्चे वो क्या है? चाय है। क्लियर है। तो सभी बच्चे एक बात याद रखिएगा कि चाय जो है, कहा जाता है कि ये रोपण कृषि की फसल है। मैंने अभी आपको समझाया था बच्चे कि चाय किस में आता है? रोपण कृषि में। इस बात को याद रखेंगे कि चाय कैसी फसल है, तो हम कहेंगे कि चाय की जो उत्पादन है वो रोपण कृषि में होती है, इसलिए चाय क्या है? रोपण कृषि का फसल है। अच्छा, चाय को बच्चे हम पीने में उपयोग करते हैं, इसलिए ये भी कहा जाता है कि चाय जो फसल है वो कैसी फसल है? पेय फसल है। क्यों? क्योंकि हम इसे क्या करते हैं? पीते हैं, इसलिए चाय हमारे लिए क्या है बच्चे? पेय फसल है। क्लियर है। अच्छा, याद रखिएगा कि चाय के पौधे को अंग्रेज भारत लेकर आए थे, ये भारत में नहीं था। तो हमने ये देखा कि इस पौधे को कौन लेकर भारत आए थे, तो याद रखिएगा कि इसे अंग्रेज भारत लेकर आए थे। अंग्रेज भारत लेकर आए थे और उन्होंने आराम से भारतीयों को चाय पीना भी सिखा दिया। तो इस बात को याद रखिएगा बच्चे कि चाय को कौन भारत लेकर आए थे? अंग्रेज लेकर आए थे। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी भारत में, जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे, उस समय देखा गया बच्चे कि चाय को कौन लेकर आए थे? अंग्रेज। और याद रखिएगा कि किंतु आज के अगर हम युग में देखें बच्चे, तो आज अधिकतर चाय बागान के मालिक कौन है? भारतीय हैं। तो इस बात को याद रखिएगा कि आज अधिकतर चाय बागान के मालिक कौन है? भारतीय हैं। तो हमने देखा कि आज चाय बागान के मालिक कौन है? वो भारतीय हैं, क्योंकि बच्चे अब जो है ब्रिटिश पीरियड नहीं है। तो याद रखिएगा कि चाय बागान के जो मालिक हैं वो कौन है? भारतीय हैं आज। क्लियर है। अच्छा, अब एक चीज याद रखिएगा, ये भी उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु में होती है। इसका मतलब हमने चाय के बारे में भी यही सीखा बच्चे कि ये भी किस जलवायु की फसल है, तो हम कहेंगे उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। बच्चे मैंने अभी आपको बताया था ना कि उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय को हम किस सेंस में लेते हैं? गर्म सेंस में। तो याद रखिएगा कि चाय भी उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु की फसल है, यानी कि ये भी क्या है? गर्म जलवायु की फसल है। और याद रखिएगा कि इसकी मिट्टी में क्या होना चाहिए? ह्यूमस होना चाहिए, यानी ह्यूमस वाली मिट्टी में ये बहुत अच्छे से होती है। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा कि ह्यूमस वाली मिट्टी में इनका उत्पादन अच्छे से होता है और इन मिट्टी में क्या होना चाहिए? जीवाश्म वाली गहरी मिट्टी होनी चाहिए। इसका मतलब है कि ह्यूमस भी हो और ये जीवाश्म वाली गहरी मिट्टी इनके लिए अच्छी होती है। जीवाश्म वाली गहरी मिट्टी। बच्चे पहले हम समझते हैं कि ह्यूमस क्या होता है। बेटा याद रखिएगा कि पेड़ पौधों घास के जो सड़े गले अंश होते हैं, आप उसे ही क्या कहते हैं? ह्यूमस कहते हैं।
तो जब ह्यूमस मिट्टी में मिलेगी तो ह्यूमस क्या है, पेड़ पौधे के सड़े गले अंश है, इसका मतलब ये लिविंग सजीवों के अंश है, तो सजीवे के अंश को हम जीवाश्म भी कहते हैं। तो याद रखिएगा कि ह्यूमस और जीवाश्म लगभग एक ही सेंस में हो गया, लेकिन और मिट्टी कैसी चाहिए, गहरी मिट्टी चाहिए। अच्छा, इसकी कैसी भूमि होनी चाहिए, ढालुआ भूमि पर। आपने देखा होगा बच्चे कि हमेशा क्या होता है कि जो ढालुआ भूमि होती है उसी पर चाय का उत्पादन होता है। क्यों बच्चे ढालुआ भूमि चाहिए, क्यों, क्योंकि ढालुआ भूमि पर क्या होता है, जल का निकास होता है। क्या होता है बच्चे, जल का निकास होता है। कहने का मतलब है बच्चे कि अगर ऐसे ढालू भूमि पर बारिश होगी तो बारिश का पानी ऐसे बहने लगेगा। तो जब ढालुआ भूमि पर जल का निकास होगा, ये स्थिति चाय के लिए बहुत अच्छी होती है। इसे पानी रुका नहीं चाहिए। समझ में आया बच्चे? तो पानी बहेगा उतनी मिट्टी में पानी आ जाएगी, जिससे चाय का फसल अच्छे से हो जाए। अच्छा, एक चीज और केयर कीजिएगा कि इनको वर्ष भर गर्मी चाहिए। क्या चाहिए, वर्ष भर गर्मी चाहिए। इस बात को भी याद रखिएगा कि कोष्ण, कोष्ण का मतलब भी क्या होता है बच्चे, गर्म, यानी वर्ष भर क्या होना चाहिए, कोष्ण होना चाहिए। अच्छा, पाला रहित होना चाहिए, मतलब ठंड नहीं होनी चाहिए बच्चे, पाला रहित हो, ठंड नहीं होना चाहिए। पाला रहित में इनकी उपज क्या होती है, बहुत ही अच्छी होती है। और याद रखिएगा कि वर्ष भर गर्मी तो होनी चाहिए, और गर्मी के होने के साथ नमी भी चाहिए बच्चे, ठीक है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि गर्म जलवायु में होगी तो जाहिर है इन्हें नमी भी चाहिए। तो हमने देखा कि वर्ष भर गर्मी चाहिए, नमी चाहिए, पर पाला नहीं चाहिए बच्चे, ठंड नहीं चाहिए। क्लियर है? अच्छा, और याद रखिएगा कि वर्ष भर अगर वर्षा की बौछार हो रही है तो इनके लिए बहुत अच्छी है। इसका मतलब है वर्षा की बौछार इनके लिए अच्छी है, क्योंकि वर्षा की बौछार होगी तो क्या होगा बच्चे कि मिट्टी में पानी इकट्ठा नहीं होगा, क्योंकि मैंने कहा ना कि ढालुआ भूमि पर खेती होती है। तो जब ढालुआ भूमि पर खेती होगी तो पानी बहकर अपने आप क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। इसीलिए इनको वर्ष भर अगर पानी की बौछार मिले तो फसल बहुत अच्छी होगी और वर्ष भर इनका उत्पादन होगा। एक चीज याद रखिएगा बच्चे कि चाय में बहुत मेहनत की जरूरत होती है। इसका मतलब है कि चाय जो है श्रम साध्य है। क्या है बच्चे, श्रम साध्य है। श्रम साध्य का मतलब होता है कि इसमें बहुत ही मेहनत की जरूरत है। सालों भर लोग क्या करते हैं, मेहनत करते हैं। और याद रखिएगा बच्चे कि इनकी ताजगी खत्म ना हो जाए, इसलिए चाय की पत्ती बागान में ही संसाधित होती है। याद रखिएगा बच्चे कि इनकी जो पत्ती होती है, पत्ती ताजगी के लिए, याद रखिएगा बच्चे, पत्ती ताजगी के लिए बागान में ही क्या होती है बच्चे, संसाधित होती है। ये हमें इस बात को याद रखना है कि इसीलिए बच्चे मेहनत बहुत ज्यादा है। क्यों, क्योंकि इसकी ताजगी ना खत्म हो जाए, इसलिए क्या करते हैं कि इसे बागान में तोड़कर वहीं पर क्या करते हैं, संसाधित करते हैं। तो याद रखिएगा कि पत्ती की ताजगी के लिए बागान में ही इसे क्या किया जाता है, संसाधित किया जाता है। यहां तक समझ में आए बच्चे? अच्छा, अब याद रखेंगे इसके उत्पादक अगर राज्यों की बात की जाए तो बच्चे असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, याद रखिएगा असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा जैसे जगहों में इनका अच्छे से उत्पादन होता है। याद रखिएगा सभी बच्चे, मैं फिर से बोल रहा हूं, असम में, पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में, केरल में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, मेघालय में और त्रिपुरा में हम इसका क्या है, बड़े पैमाने पर उत्पादन करते हैं। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? ठीक है, चलिए यहां हमने चाय को अच्छे से सीख लिया। अब हम अपनी अगली फसल की ओर चलते हैं, और अगली फसल भी बच्चे पेय फसल ही है। तो जरा सोचो बच्चे, क्या दिमाग में आ रहा है कि वो भी पेय फसल है? तो आपके दिमाग में आया होगा बच्चे कॉफी। याद रखिएगा कि बेटा कॉफी भी क्या है, पेय फसल है। तो जरा हम कॉफी की बात कर लें। अब चलिए यहां पर सभी बच्चे केयर करेंगे। ना, तो हम अपने नेक्स्ट फसल पे चलते हैं बच्चे। जो हमारा नेक्स्ट फसल है वो क्या है, कॉफी है। क्लियर हो चुका? ठीक है, चलिए कॉफी लिखते हैं ना। कॉफी, एक चीज सभी बच्चे केयर कीजिएगा कि कॉफी जो है 2008 में विश्व की 3.2%
भारत में थी। याद रखिएगा कि विश्व की 3.2% 2008 में कहां उपजी थी बच्चे? तो आप क्या कहेंगे? भारत में। तो हमने देखा कि विश्व की 3.2% कॉफी कहां उपजी? भारत में उपजी। और याद रखिएगा कि भारत की कॉफी अपने गुणवत्ता के लिए विश्व विख्यात है। तो भारत की कॉफी क्या है बच्चे? अपनी गुणवत्ता के लिए विश्व विख्यात है। इसका मतलब है कि वाकई भारत की कॉफी बहुत अच्छी है। याद रखिएगा कि जो भारत की कॉफी है वो किस प्रकार की है? अरेबिका प्रकार की। क्या है बच्चे? अरेबिका प्रकार की। और कहा जाता है कि जो अरेबिका प्रकार की कॉफी है वो विश्व में क्या है? सबसे अच्छी कॉफी मानी जाती है। क्लियर है? तो याद रखिएगा कि भारत की कॉफी क्या है? अरेबिका कॉफी है, जो कहां से आई थी? यमन से आई थी। इस बात को याद रखिएगा कि जो यमन से आई थी, यानी ये भारत में नहीं था, ये कहां से आई थी? यमन से आई थी। यमन बच्चे गल्फ कंट्री की तरफ है, अरब की तरफ है। तो याद रखिएगा कि भारत अपनी कॉफी की गुणवत्ता के लिए विश्व विख्यात है और भारत में अरेबिका प्रकार की कॉफी है जो सबसे अच्छी कॉफी है। और ये कहां से आई थी बच्चे? तो ये अरबियन देश थी जहां इसका नाम है यमन। वो कहां से आई थी? यमन से आई थी। क्लियर है? अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि भारतीय कॉफी की मांग भी अधिक है। इसका मतलब है कॉफी की मांग भी अधिक है। और ये भारत में कहां उपजाई गई थी? तो याद रखेंगे बाबा बुदेन की पहाड़ी पर। बाबा बुदेन की पहाड़ी पर लगाई गई थी। तो याद रखिएगा कि भारत में ये जो कॉफी की शुरुआत कहां से हुई थी बच्चे? बाबा बुदेन की पहाड़ी पर। और याद रखिएगा कि आज भी इसकी खेती नीलगिरी पहाड़ी में होती है। तो बाबा बुदेन की पहाड़ी पर तो हुई, और साथ ही साथ और कहां हुई बच्चे? नीलगिरी पहाड़ी पर। तो हमने देखा कि बाबा बुदेन की पहाड़ी पर इसकी शुरुआत हुई थी। याद रखेंगे बच्चे कि बाबा बुदेन की पहाड़ी पर क्या हुई थी? इसकी कृषि की शुरुआत हुई थी। कृषि की क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। और नीलगिरी पहाड़ी पर भी इसकी ये की जाती है। अच्छा, अगर आप इसके उत्पादकों की बात करें बच्चे, तो इसके उत्पादक में 3 राज्यों का नाम आपको याद रखना है जो इंपॉर्टेंट है। कर्नाटक में होती है, केरल में होती है, और फिर बच्चे कहाँ होती है? तमिलनाडु में। तो हमें ये बात याद रखना है कि कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु भारत के प्रमुख कॉफी उत्पादक राज्य हैं। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? तो सब कुछ पढ़ो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।